वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेंशन डिपोजिशन कैसे क्या होगा, पेंशनेबल सैलरी, पेंशनेबल सर्विस। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ पेंशन। टाइप्स ऑफ पेंशन। दोस्तों एक चीज है कि क्या ये पेंशन जो है, ये पेंशन सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो मेंबर ऑफ ईपीएफओ है, जो सर्विस होल्डर है, क्या ये उन्हीं को मिलता है? क्या ये पेंशन जो है सिर्फ उन्हीं के लाइफ तक रहता है या किसी और को भी ये पेंशन मिलता है, यानी कि इस पेंशन के हकदार कोई और भी होते हैं? ये चीज समझना जरूरी है। तो ईपीएस 95 जो है, ईपीएस 95 ये 3-4 तरह के पेंशन की बात करता है। सबसे पहला जो है, एक तो मेंबर को जो पेंशन मिलता है वो होता ही है, ये सभी लोगों को पता है, इसीलिए वो पूरी जिंदगी अपनी नौकरी करता है। नौकरी में से उतने कुछ हिस्से जो है उसके पेंशन फंड में जमा होते हैं, जो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उसमें वो चाहे भी तो नहीं रोक सकता है, या कोई एम्प्लॉयर या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे भी तो उसे नहीं रोक सकता है। और दोस्तों एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो है पेंशन का स्कीम है, दिस इज अ सोशल सिक्योरिटी। रीजन बीइंग, हम सभी लोग जानते हैं कि एक टाइम के बाद जो रिटायरमेंट का एज होता है 58 या 60, जो रिटायरमेंट का एज है, उस एज के बाद लोग रिटायर होते हैं, यानी कि वो अब नौकरी नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जिनका कोई आय का स्रोत नहीं रह जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में और पूरी जिंदगी हम कमाते हैं, या जो भी लोग हैं, हम या हमसे पहले भी जो लोग कर रहे थे वो कमाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अपने पैसे खर्च कर देते हैं। और आज के समय में उन्हें फिर, और आज के ही नहीं पहले भी था ऐसा, कि उसके बाद क्या वो उन्हें कुछ उनके फ्यूचर को, उनके ओल्ड एज को सेव करने के लिए क्या उन्हें कोई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि मिलनी चाहिए और इसीलिए ये पेंशन का प्रावधान है। अब लेकिन बात ये आती है कि क्या जो जॉब करता है सिर्फ उसी को पेंशन की जरूरत है? तो गवर्नमेंट ने ईपीएस 95 में भी, या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है उससे पहले भी, उसमें उन्होंने ये प्रावधान बनाया है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो सर्विस होल्डर है, जो रिटायर्ड होंगे, सिर्फ उन्हीं के लाइफ तक ये रहेगा। रीजन ऐसा है कि लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं है। एक पर्सन जॉब करते हुए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉब भी अपनी जिंदगी गंवा सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से, चाहे किसी बीमारी की वजह से, चाहे किसी एक्सीडेंट की वजह से, मींस इन एनी वे किसी मिसहैपनिंग की वजह से उसकी जिंदगी जा सकती है। तो ऐसे केस में उनकी फैमिली को कौन ध्यान रखेगा? उनके बच्चे होंगे, उनकी विडो होगी, उनका कौन ध्यान रखेगा? इसलिए डिफरेंट टाइप के पेंशन बनाए गए हैं। और ये पेंशन बेसिकली फैमिली मेंबर को सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, उनके जो है सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, उनके सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का प्रोविजन किया गया है। जिसमें से सबसे पहला पेंशन क्या है? विडो पेंशन। विडो पेंशन। अब विडो पेंशन की बात यदि हम करें तो विडो मीन्स, आप सभी लोग जानते हैं कि विडो कौन होती है। विडो जो होंगे वो जो भी पर्सन जॉब में है, उनकी जो वाइफ होगी वो जो है विडो मानी जाएगी उनके डेथ के बाद, और उनके सर्वाइवल के लिए कुछ अमाउंट पेंशन का उनको दिया जाएगा टिल हर लाइफ, उनकी जिंदगी तक के लिए उनको दिया जाएगा। तो यहां पे क्या चीज है कि किसे दिया जाता है? तो वाइफ ऑफ मेंबर। कब तक दिया जाएगा? दिया जाएगा अंटिल हर लाइफ और रीमैरिज। कई बार ऐसा होता है कि अर्ली एज में कोई किसी सर्विस होल्डर की डेथ हो जाती है। इन दैट केस उनकी जो विडो होती है, उनकी भी उम्र कम होती है,
तो सोसाइटी या फैमिली इस चीज को उन्हें कन्विंस करते हैं और वो फिर से दूसरी शादी कर लेती है। तो इन दैट केस इफ एनी विडो गेट्स रीमैरिड, इन दैट केस शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द विडो पेंशन, क्योंकि अब वो विडो रही नहीं, तो इस वजह से उन्हें फिर अब ये पेंशन नहीं मिलेगा। या अंटिल द लाइफ, जब तक उनकी जिंदगी रहेगी तब तक उनको ये पेंशन मिलता रहेगा। अब बात आती है क्या कि आप हम सभी लोग जानते हैं और पहले के टाइम में ये होता भी था और आज भी जो कानूनी रूप से मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ में एक से ज्यादा शादी का प्रावधान है। हिंदू लॉ में तो इस बाइगेमी या पॉलीगेमी का जो है सो कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मुस्लिम लॉ में पॉलीगेमी का कंसेप्ट है, एक से ज्यादा शादी आप कर सकते हैं। तो इस केस में अब भाई किसी ने जो है सो 2 शादी की हुई है, 2 शादियां की हुई है, तो उस केस में विडो तो 2 हो गई। यदि सर्विस होल्डर या मेंबर की डेथ हो जाती है उस केस में उसकी 2 विडो हो गई, तो किसे मिलेगा पेंशन? क्या दोनों को आधा आधा मिलेगा या किसी एक को मिलेगा या किसी में इसमें कोई फाइनेंशियल देखा जाएगा? तो इस केस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि एक से ज्यादा विडो है तो उस केस में जो एल्डेस्ट विडो होगी उसे जो है पेंशन मिलेगा, जो ओल्ड जो यंगर विडो होगी उसे पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये था विडो पेंशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है चाइल्ड पेंशन। चाइल्ड पेंशन, चाइल्ड पेंशन जो है ये बच्चों के लिए है, लेकिन क्या बच्चा 40 साल का है, बच्चा 35 साल का है तो उसे भी मिलेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। चाइल्ड मीन्स बच्चा ही होना चाहिए। अब इस प्रोविजन के लिए बच्चा यानी किस उम्र तक? तो ये कहता है क्या कि चाइल्ड पेंशन जो मिलेगा अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। बच्चा जो है 25 साल का जब तक होगा तब तक उसे पेंशन मिलता रहेगा। अब कह रहे हैं क्या कि कितने बच्चों को मिलेगा? तो भैया जो बड़े 2 बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, छोटे बच्चों को ये पेंशन नहीं मिलेगा। जो बड़े 2 बच्चे होंगे उनको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन को मिलता है। बेनिफिट की बात करें, ये इसमें ये जो पेंशन है, ये पेंशन ये इन एडिशन टू विडो पेंशन है, यानी कि मां को अलग पेंशन मिलेगा और बच्चे को अलग पेंशन मिलेगा, बच्चे को अलग पेंशन मिलेगा। तीसरा क्या चीज है कि कितना मिलेगा? तो ये 25% ऑफ विडो पेंशन, यानी कि सपोज कि मां को यदि 1000 रुपीज मिल रहा है तो बच्चे को 250 रुपए का पेंशन मिलेगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, यदि कोई मेंबर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे 25 साल से कम है, उसकी विडो है, तो उस केस में 125% पेंशन जाएगा। तो ये प्रोविजन जो है आप समझ गए कि चाइल्ड पेंशन क्या होता है और विडो पेंशन क्या होता है। बिसाइड्स दिस एक तीसरे टाइप का पेंशन है। तीसरे टाइप का पेंशन क्या है? वो है ऑर्फन पेंशन। ये क्या है? ऑर्फन पेंशन। ऑर्फन किसे कहते हैं? ऑर्फन उसे कहते हैं कि जिसके मदर एंड फादर कोई नहीं है। इस केस में जो बच्चा होगा उसे पेंशन मिलता है। तो यानी कि क्या चीज कहता है? ये मिलेगा कितना? तो ऑर्फन आप समझ गए किसे कहते हैं, मिलेगा कितना? सॉरी, ये 75% ऑफ द मंथली विडो पेंशन। मंथली विडो पेंशन फिर इसमें कह रहा है कि कितने को मिलेगा? तो मैक्सिमम टू बीइंग ओल्डेस्ट।
तो आप समझ गए कि टाइप ऑफ पेंशन की बात हम कर रहे थे। तो सबसे पहला था विडो पेंशन, दूसरा था चाइल्ड पेंशन एंड तीसरा है ऑर्फन पेंशन। ये सारे पेंशन जो है ये डिसाइड्स मेंबर को जो पेंशन मिलना होता है वो पेंशन है। तो मेंबर को तो सीधा पेंशन मिलता है, लेकिन इन लोगों को फैमिली पेंशन के तौर पे समझ सकते हैं। तो ये एक ऑर्फन पेंशन है, ये मदर एंड फादर सॉरी पहला पेंशन विडो पेंशन है जो कि वाइफ को मिलेगा, दूसरा पेंशन चाइल्ड पेंशन है जो कि 25 साल की उम्र तक मिलेगा और मैक्सिमम 2 बच्चों को मिल सकता है। उसके बाद ऑर्फन पेंशन है जिसके माँ बाप दोनों में से कोई भी नहीं बचे हुए हैं, तो उसमें भी बड़े 2 बच्चों को मिलेगा और ये 75% तक मिलेगा। इसके अलावा मेंबर के लिए एक अलग टाइप का पेंशन है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड पेंशन। रिड्यूस्ड पेंशन, यदि कोई मेंबर जो कि 58 इयर्स की बात कहता है कि 58 इयर्स के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, उससे पहले अपना पेंशन लेना चाहता है, उससे पहले अपने पेंशन के कॉर्पस को निकालना चाहता है, तो वो निकाल सकता है। लेकिन इसके लिए मिनिमम एज की बात यदि करें, मिनिमम एज की बात करें तो वो कितना होगा 50 इयर्स। मिनिमम एज जो है उसके लिए 50 इयर्स का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए, ईपीएफओ का मेंबर होना चाहिए। मैक्सिमम एज 58 ईयर होनी चाहिए। 58 इयर्स होना चाहिए। डिडक्शन, अब डिडक्शन की बात करें तो कह रहा है क्या, इन दिस केस यदि मान लें किसी का एज सपोज करें 50 साल है, यानी 58 ईयर से कम है, तो उसमें क्या है कि एज इज लेस देन 58 इयर्स, पर 58 साल से कम उसकी उम्र है, तो एट द रेट ऑफ 4%, यानी हर साल के हिसाब से 4% कम हो जाएगा। यानी सपोज करें कि इन केस मेंबर ने विड्रॉ करने का अपना डिसीजन लिया कि मुझे जो है मंथली रिड्यूस पेंशन 54 ईयर में लेना है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हम 54 साल में हमने ये डिसाइड किया कि हमें जो है मंथली पेंशन जो 58 साल के बाद हमें लेना था वो हम 54 साल में लेना चाह रहे हैं। तो उस केस में क्या चीज कहता है कि जो मंथली रिड्यूस पर्सन है वो जो पेंशन उसका होगा वो क्या होगा, 1 साल के लिए 4% से आप कम कर रहे हैं, तो 4 साल के लिए 4 into 4 यानी कि 16% से कम हो जाएगा, यानी 100 माइनस 16 इक्वल टू 84%। तो जो आपका ओरिजिनल पेंशन अमाउंट होगा उसमें से हर साल का आप जैसे 51 साल में लेना चाहो तो 36% कम हो जाएगा, आप 52 साल में लेना चाहो तो 32% कम हो जाएगा। तो सपोज कि आपका पेंशनेबल सैलरी जो है सॉरी जो पेंशन अमाउंट है वो मान लेते हैं कि 2000 है इन सच ए केस, और आप जो है इसे 52 इयर्स के एज में लेना चाहते हैं, 52 इयर्स के एज में आप विड्रॉ करना चाहते हैं। इन दैट केस क्या चीज कह रहा है कि 52 माइनस 58 माइनस 52 इट मीन्स 6, ये कितना हो गया 6, तो 100 इंटू 4, 1 साल के लिए 4% इंटू 100 इंटू माइनस 100 माइनस 24 इक्वल टू 76%, तो 2000 का 76%, 2000 इंटू 76% इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2000 इंटू 76%, 2 6 12, 2 7 14, 14 and 1, ये 1320 रुपीज आपको पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो ये चीज आप समझ गए कि यदि रिड्यूस्ड रेट से जो है रिड्यूस्ड पेंशन जो होता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है कि टाइप ऑफ पेंशन, एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें जो हम लोग को समझ गए, अमाउंट ऑफ डिपोजिशन,
अब कुछ फॉर्म्स वगैरह दिए गए हुए हैं ईपीएस के लिए, जैसा कि इसमें आप ये देखोगे, जो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, कहीं भी गूगल भी करोगे तो आप उसको मिल जाएगा, ईपीएफओ के पोर्टल पे भी मिल जाएगा। एक है फॉर्म 10C, जिसके एप्लीकेंट कौन होते हैं? मेंबर। ये किस पर्पस के लिए होता है? विड्रॉल बिफोर 10 years ऑफ सर्विस। इसमें क्या कह रहे हैं कि पर्पस ऑफ द फॉर्म क्या होगा कि 10 साल की सर्विस से, 10 years ऑफ सर्विस से पहले यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं, बिफोर 10 years ऑफ सर्विस यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं, उस केस में फॉर्म 10C की जरूरत पड़ता है। उसके बाद है फॉर्म 10D। 10D के लिए भी कौन होंगे? मेंबर के लिए ही ये जरूरत पड़ेगी। ये किसके लिए है? यहां पे क्या चीज कहते हैं कि मंथली पेंशन विड्रॉल आफ्टर 50 years। अभी जो हमने डिस्कस किया था कि 50 साल मिनिमम एज होगा, तो उस केस में क्या चीज कहता है कि यदि 50 साल से पहले यदि आप रिड्यूस्ड पेंशन की बात करें, तो उस केस में आपको यहां पे फॉर्म 10D भरना होगा, या आपको यहां पे मंथली विडो पेंशन है या चाइल्ड पेंशन है, इन सब के लिए फॉर्म 10D की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है लाइफ सर्टिफिकेट हमें हर साल आपको, चाहे वो मेंबर हो, यानी कि जो भी पेंशन के बेनिफिशियरी हैं, पेंशनर जो भी हो, उनको हर साल नवंबर में सबमिट करना पड़ता है, इस चीज का प्रमाण देने के लिए कि मैं जिंदा हूं। तो क्या चीज कहता है कि पेंशनर जो है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट यहां पे सबमिट करेगा, कि हर साल उसे नवंबर में सबमिट करना है। उसके बाद जाके विडो के केस में क्या है कि उसे नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट, ये भी हर साल उन्हें नवंबर में सबमिट करना पड़ेगा। तो अब जो है यहां पे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करें तो आपने ये चीज देख लिया कि कब किसको कितना मिलेगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब विड्रॉ कर सकता है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें कि आपको ध्यान में रखना होगा। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कि ऑल कंट्रीब्यूशंस मेड इन द एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम अकाउंट आउट टू बी डन। सारे कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? ईपीएस में एम्प्लॉयर, इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इसमें लिमिट की बात करें 8.33% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, जो पीएफ के लिए प्रोविजन है, बस परसेंटेज चेंज हो गया। तीसरी बात क्या चीज कहता है कि आपने देखा कि जो है रिटेनिंग अलाउंस, और रिटेनिंग अलाउंस को मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो फूड कंसेशन वगैरह होते हैं उनको इसमें लिया जाता है। कब तक करना है? टाइम जो दिया हुआ है विद इन 15 डेज ऑफ द 15 डेज ऑफ प्रेसिडिंग मंथ, यानी पिछले साल महीने का प्रेसिडिंग मंथ। सपोज कि जनवरी की बात है, 31 जनवरी को हमारा महीना खत्म होता है, तो आपको विद इन बिफोर 15th ऑफ फरवरी आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, ऑल कंट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन बियर करेगा? वो करेगा एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होगा उसे सभी एम्प्लॉय को जो उनके कंट्रोल में है, एक चीज ध्यान रखना है कि ईपीएफ एक्ट में एक चीज कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट। आप एक चीज जानते हैं कि कई जगह पे ऐसा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट डिस्कशन सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये जो एप्लीकेबल होता है, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो, चाहे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कंपनी के द्वारा डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट पे हो, चाहे थर्ड पार्टी के थ्रू जो है सो हो, सभी के लिए जो है ये एलिजिबिलिटी बनती है, सभी एंटाइटल्ड होते हैं इसके लिए। तो यहां पे क्या चीज कह रहा है कि प्रिंसिपल
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आप ईपीएफ एक्ट में पढ़ोगे तो इसमें सबसे जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होती है। यानी कि इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि सपोज कि कोई XYZ लिमिटेड है, उसने अपने यहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए या किसी भी एक्टिविटीज के लिए, ऑफिस वर्क के लिए ही उसने किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट की बात करता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसने क्या किया कि 200 मैन पावर हायर कर लिया। अब कई जगह पे आपने कई केसेस ऐसा सुना होगा कि वहां पे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ठीक से, खास करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट में तो फिर भी ये चीजें बहुत सुरक्षित होती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसा शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारे पीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ है। तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये तो भैया ऐसा है कि ये हमारे एम्प्लॉय है नहीं, आप हमारे एम्प्लॉय से देख लो, उनका तो हम पीएफ टाइमली जमा करते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कंसेप्ट है वो कहता है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बनती है। और कौन है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो है जिसके प्रेमाइस में काम किया जा रहा है। यानी कि सपोज कि XYZ लिमिटेड ने ABC एंड कंपनी को 200 एम्प्लॉय प्रोवाइड करने के लिए कहा और ABC एंड कंपनी ने क्या किया, तो उनके जो लेबरर्स हैं उनको उनके पीएफ में या उनके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है उसमें पैसा डिपॉजिट नहीं किया है। इन दैट केस जो XYZ लिमिटेड है, he shall be the principal employer and this shall be the ultimate responsibility of the principal employer that he will have to deposit the amount timely, not only the deposition but he will have to ensure that there is a timely deposition of the pension fund in the pension fund and provident fund, कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे उनके अकाउंट में टाइमली डिपोजिशन होना चाहिए पैसों का। तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिंपली ये चीज कहता है कि पेंशन बेनिफिट के लिए, हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि पेंशन बेनिफिट के लिए जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो क्या है, 10 साल का है, कि 10 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। लेकिन यदि कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़ा पहले भी कि यदि किसी का 10 साल पूरा नहीं हुआ है और लेकिन 6 महीने उसके पूरे हो गए हैं, तो वो यहां पे क्या कहता है, और उसे मतलब कि 10 साल पूरा नहीं हुआ, 6 महीने मिनिमम पीरियड यहां पे है, 6 महीने उसने काम किया है और वो नौकरी उसकी छूट जाती है, वो 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहता है, यानी कि उसके पीएफ अकाउंट में, पेंशन फंड में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं होता है, क्योंकि वो जॉब नहीं करेगा तो कोई डिपॉजिट भी नहीं होगा। इन दैट केस ही शैल बी एलिजिबल टू विथड्रॉ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द पेंशन फंड। रिटायरमेंट एज ऑफ द पर्सन क्या है इस स्कीम के तहत? 58 ईयर्स है। वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूजुअली आज के डेट में, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कई मैक्सिमम जगह पे 60 ईयर्स है, कई जगह पे 62 ईयर्स है, कई जगह पे 65 ईयर्स है, कुछ एक जॉब ऐसे हैं गवर्नमेंट में भी। लेकिन इस पर्पस के लिए कहीं भी कोई भी रिटायरमेंट एज हो, लेकिन इस स्कीम के तहत जो रिटायरमेंट एज है वो 58 ईयर्स रखा गया हुआ है। सिंपली 58 ईयर्स इसके लिए रिटायरमेंट एज रखा गया है। तो 58 ईयर्स के बाद कोई भी जो पर्सन होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, वो इस स्कीम से बाहर आ जाएंगे। उनका जो रिड्यूस्ड पेंशन है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टार्ट्स अवेलिंग रिड्यूस्ड पेंशन, यदि वो चाहे तो वो अपना पेंशन निकाल सकता है और उनपे वो रिड्यूस्ड पेंशन वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, ये चीजें तो थी जो आज भी है, जो पहले भी था। ये सारे प्रोविजंस पेंशन स्कीम में हमेशा से था और आज भी एप्लीकेबल है। हमेशा से मींस कि जो कुछ रिसेंट अपडेट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये पेंशन स्कीम काफी चर्चे में है, वो कुछ अपडेट्स की बात कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल सा अपडेट है और इसको बहुत छोटे में हम लोग समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ है, ईपीएफ organization and another, EPFO and another versus Sunil Kumar B
एंड अदर्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट में था, इसे डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और डेट ऑफ जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में ये केस डिसाइड किया गया है। डेट ऑफ जजमेंट जो है इसका 4 नवंबर 2022। डिसीजन क्या था? डिसीजन था इसका कि अब कोई भी एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय है वो चाहे तो हायर पेंशन को ऑप्ट कर सकता है। हायर पेंशन को ऑप्ट करने का मतलब क्या है? अर्लियर देयर वाज अ लिमिट दैट कि योर सैलरी फॉर द पेंशन फंड शैल बी कंसीडर्ड अप टू 15,000। जिनकी कम है वो तो कम है, लेकिन आज यूजुअली आप देखेंगे तो जो महंगाई का समय है, क्योंकि ये प्रोविजन 2014 में आया था, गवर्नमेंट में खास करके पे रिविजन्स लागू हुए हैं, चाहे वो पीएसयूज है, स्टेट पीएसयूज है, सेंट्रल पीएसयूज है, और या कोई प्राइवेट में भी। तो आज के डेट में लोगों की सैलरी खास करके जो सीनियर पोजीशन पे है, इवन जो है सो अब जो पुराने पोजीशन पे है, आप देखेंगे कि पीएसयूज के लिए जो पे रिवीजन हुआ है उसमें एग्जीक्यूटिव्स जो है उनमें जो सबसे कम E0 लेवल पे है उनका भी बेसिक सैलरी 30,000। और इससे पहले क्या था कि जो 2014 का अमेंडमेंट था उसमें ईपीएस के लिए जो प्रोविजन दिया गया हुआ था, जो बेसिक सैलरी को कंसीडर करना हुआ था, वो अप टू 15,000, यानी कि 15,000 का तो नुकसान हो रहा था। और सैलरी का डेफिनेशन आप देखें ईपीएस के लिए तो ईपीएफ एक्ट में जो दिया हुआ है, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, उसमें जो डेफिनेशन दिया गया हुआ है वो चीज क्या कहता है? बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यहां पे तो 15,000 आपको मैंने बताया कि 2017 1 जनवरी को जो पे रिवीजन का आया हुआ है पीएसयूज के लिए, सेंट्रल पीएसयूज के लिए, उसके हिसाब से जो बेसिक है एग्जीक्यूटिव्स का, वो मिनिमम जो है सबसे कम जो है वो भी 30,000 का है, प्लस उस पर डीए है। आज के डेट में डीए भी जो है वो 30% ऑफ द बेसिक से ज्यादा ही है, प्लस कई ऑर्गेनाइजेशंस में रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है, फूड कंसेशन एक्सेट्रा वगैरह दिए जाते हैं। तो वो सारे अमाउंट को आप जो जोड़ोगे तो अबाउट मिनिमम जो है वो 42-45,000 होते हैं। तो 42-45,000 के बदले में कहां 15,000 को दिया गया था। तो ये जो कैप था 15,000 का, वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन में जो कि प्रोमलगेट हुआ था 4 नवंबर 2022 को, उसमें ये कैप हटा दिया गया हुआ है। यानी कि अब जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा ये आपके टोटल पेंशन पे हो, सॉरी टोटल बेसिक डीए प्लस फूड कंसेशन यानी कि रिटेनिंग अलाउंस जो है उन सब पे जो है सो ये होगा। तो इस डिसीजन के हिसाब से आपका क्या होगा? पेंशन का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, पेंशन का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो आपका पेंशन जो मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा। तो इसके लिए टाइम जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो 4 महीने का टाइम दिया है। यानी कि ये 4 नवंबर को हुआ है, तो 4 नवंबर के बाद पहला 1 महीना 3 दिसंबर, दूसरा महीना 3 जनवरी, तीसरा महीना 3 फरवरी और चौथा महीना 3 मार्च, यानी कि अप टू 3 मार्च 2023 तक आपको ये ऑप्शन, हायर पेंशन का जो ऑप्शन है, इफ anybody wants to avail, if anybody wants to opt, he will have to decide before up to 3 March 2023। तो इस दिन तक आपको ये डिसीजन ले लेना है। अब यहां पे हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये चीजें जो आपने देखा कि पुराना जो था, जो कि अभी भी है, मीन्स की सिर्फ एक ही चीज पुराने स्कीम से हटके आया हुआ है क्या? जितना भी हमने पीछे डिस्कशन किया उसमें सिर्फ एक ही चीज आ गया है कि लिमिट हटा है। बाकी अब तक हमने जितने भी डिस्कशंस किए वो सारे प्रोविजंस आज भी एप्लीकेबल है, वो सभी चीज आज भी लागू है हम पे, चाहे वो टाइप ऑफ पेंशन हो, चाहे पेंशनेबल सैलरी हो, चाहे कैलकुलेशन ऑफ पेंशन अमाउंट हो, चाहे रिड्यूस्ड पेंशन हो, जो भी चीजें हैं, पेंशनेबल सर्विस हो, सारे प्रोविजन आज भी एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं क्या चेंज क्या हुआ है। जो 15,000 का लिमिट दे रखा था मैक्सिमम सैलरी के लिए, वो हटा दिया गया है। जो पीएफ में सैलरी का प्रोविजन दिया गया है, जो डेफिनेशन दिया गया है,
उस डेफिनेशन को ले लिया गया है। तो वो चीज है। अब हम इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे डिटेल में, जो कि पूर्णतया कंप्लीटली आज के डेट में हम पे लागू होगा। तो इसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल केस लेंगे और उस केस की मदद से हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिटेल्स जो हम एक डिटेल जो है सो लेंगे। फिर हम देखेंगे कि पेंशनेबल सैलरी क्या होगा, कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस यदि हम हायर पेंशन को ऑप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, यदि उसके बाद पेंशन कैलकुलेशन हम देखेंगे। यदि हम यहां पे ईपीएस से यदि हम ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा, यदि उसके बाद हमारे क्या ईपीएस, तो ये चीज तो हमने देख लिया कि हमारा पेंशन फंड अमाउंट बढ़ जाएगा, ये चीज हमने देखा पेंशन अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या ईपीएफ पे भी कोई फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है हम आगे देखेंगे और लास्टली हम देखेंगे कि हमें इसे ऑप्ट करना चाहिए या नहीं ऑप्ट करना चाहिए। तो इसे जो है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे लग रहा है, I hope and I expect that whatever we have discussed here in the previous class, in this class, all have been cleared. So till then, thank you, and we will discuss it in the next session about the remaining things, and I hope कि remaining जो भी portion है वो आपके next class में complete हो जाएंगे. Till then, thank you.